हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू किडनी वॉडलर्स, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि एम्पावर करता है किडनी पेशेंट्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को। मैं हूं सत्यम और आज हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी लॉन्ग टर्म में हमें क्या-क्या केयर करना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के तुरंत बाद हमें क्या-क्या केयर या फिर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आपकी सर्जरी अभी हुई है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपकी सर्जरी को 3 टू 4 मंथ्स या उससे ज़्यादा हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आइए डिस्कस करते हैं उनकी एरियाज़ को। तो पहला पॉइंट ये है, स्टिक टू योर मेडिकेशंस। जैसा कि हमें पता है कि किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के तुरंत बाद हमें डॉक्टर इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन्स पे डाल देते हैं, जो कि हमें टाइमली लेनी होती है। तो इनका काम क्या होता है? इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन बेसिकली रिजेक्शन से रोकती हैं, जो नई किडनी आई हुई है, उस पे हमारा इम्यून सिस्टम उस पे अटैक ना करे। तो उससे रोकने के लिए हम इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन्स लेते हैं। तो इसकी एक भी डोज़ मिस करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने डिवाइस में अलार्म लगाना है, कोई भी रिमाइंडर ऐप हम यूज़ कर सकते हैं, और एक आप मेडिसिन का बॉक्स भी बना सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये बॉक्स है, मेडिसिन्स हैं इसमें। इसमें मेरी सारी मेडिसिन्स हैं। तो जब भी मेरा टाइमिंग होता है, मैं ये बॉक्स उठाता हूँ, सारी मेडिसिन्स लेता हूँ। तो आप भी ऐसा कोई छोटा-सा बॉक्स बना सकते हैं, और एक मेरे पास बड़ा भी बॉक्स है, उसमें मेरा सारा मेडिसिन का स्टॉक रहता है। तो मैं 3 से 4 महीने का मेडिसिन्स मेरे पास रहती है। मैं इतना एडवांस में रखता हूँ क्योंकि ये मेडिसिन कभी ऐसा हो गया कि नहीं मिल रही है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसको ये लाइफ़लाइन है, इसको हम मिस नहीं कर सकते। तो मैं 3 से 4 महीने का उस स्टॉक में रखता हूँ, और बाकी एक-एक स्ट्रिप मैं इधर रखता हूँ अपने इस छोटे वाले बॉक्स में। तो जैसे सुबह-शाम जब भी मेरी टाइमिंग होती है तो मैं मेडिसिन्स ले लेता हूँ। एक काम ये भी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, देख लेना आपके लिए अगर ये यूज़फुल हो तो। मैं इसका एक सेट मेडिसिन का मैं अपनी कार में भी रखता हूँ। जैसे कहीं बाहर जाना हो गया तो, और अगर मैंने ये अपना बॉक्स नहीं दिया हुआ है तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ। वैसे मैं कैरी करता हूँ ये वाला बॉक्स, अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ। इन केस अगर मैं भूल गया तो एक सेट मेरे मेडिसिन का 1-1 स्ट्रिप वो उधर मैं अपनी गाड़ी में भी रखता हूँ, ताकि मेरी डोसेज़ ना मिस हो। तो आप ही देख सकते हैं कि आप मोस्टली ज़्यादा जहाँ पे रहते हो, तो आप 2-3 जगह अपनी मेडिसिन्स, अब मैंने अपने एक दोस्त के भी कार में रख रखी है, कई बार मैं उसके साथ चला जाता हूँ, तो उसकी गाड़ी में भी मैं रखता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपके हिसाब से आप कहाँ रख सकते हैं, आपको कहाँ-कहाँ रखना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि ये डोज़ेज़ हमें मिस नहीं करनी है, एक डोज़ भी मिस करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो हमें ये डोज़ नहीं मिस करनी। तो पहला पॉइंट ये है, अपना मेडिकेशन हमें टाइमली लेना है, और किसी भी कंडीशन में हमें एक भी डोज़ मिस नहीं करना। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि रेगुलर फ़ॉलो-अप। तो डॉक्टर हमें 5 से 6 महीने बाद, फिर हमें डॉक्टर ना 2 से 3 महीने बाद बुलाते हैं, क्योंकि तब तक क्रिएटिनिन भी हमारा स्टेबल हो जाता है, डोज़ेज़ भी ऑलमोस्ट सेट हो जाती हैं। तो आप 2 से 3 महीने बाद अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे। मोस्टली होता क्या है, कई बार मैंने देखा है कि ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने सर्जन से ही कंसल्ट करते रहते हैं। सर्जन का देखो रोल वहीं तक था जब तक आपकी सर्जरी हुई, और आपका जो भी वो वुंड था, घाव वगैरह, वो अगर हील हो गया है वहाँ पे जहाँ पे सर्जरी हुई है, फिर आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से ही फ़ॉलो करना है, क्योंकि टैक लेवल ये सब टेस्ट करा के आपको उनसे मिलना है, और उसके बाद जैसा भी आपका लेवल्स होंगे, जैसे आपकी रिपोर्ट होगी, बेस्ड ऑन दैट डॉक्टर आपके डोसेज़ ऊपर-नीचे सेट करते रहेंगे। तो 2 से 3 महीने बाद आपको जब भी आपको 2 से, अब जैसे मेरे केस में है, मैं 3 महीने बाद जाता हूँ डॉक्टर से, डॉक्टर के पास विज़िट पे। तो अब आप देखो कि डॉक्टर आपको कब बुला रहे हैं, बेसिकली आपके नेफ्रोलॉजिस्ट कब बुला रहे हैं। जब भी बुला रहे हैं तो आप वो मिस नहीं करना है आपको। आपको रिपोर्ट्स अपनी करानी है, और आप खुद से डॉक्टर नहीं बन गए कि अब तो मेरा सही हो गया, क्योंकि होता भी यही है कि ट्रांसप्लांट के बाद आप में और नॉर्मल इंसान में कुछ डिफरेंस नहीं रह जाता। बस यही डिफरेंस है कि आपको दवा लेनी है और अगले को दवा नहीं लेनी। तो आदमी सोचता है अब तो मैं सही हो गया, अरे छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब गलती नहीं करनी है। डॉक्टर से आप रेगुलर फ़ॉलो-अप करेंगे, और जो भी वो आपके मेडिसिन की डोज़ेज़ अगर ऊपर-नीचे कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से अपनी मेडिसिन्स लेनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, ना कि सर्जन से। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है वैक्सीनेशंस। अब देखो होता क्या है ना, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है आफ्टर सर्जरी, क्योंकि वीक इसलिए हो जाती है क्योंकि हम इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन्स ले रहे हैं। तो कुछ जैसे कॉमन जो बीमारियां हैं वो ना हो हमें, इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ हमें वैक्सीनेशंस हैं, जो वैक्सीन्स हमें लेनी चाहिए। अब वो आप अपने डॉक्टर से बात करना, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपके जब आप डिस्चार्ज हुए होंगे तो वहाँ पे वो लिख के देते हैं कि क्या-क्या आपको वैक्सीन्स लेने हैं। तो अब जैसे मैंने क्या लिया हुआ है, एक हेपेटाइटिस बी का मैंने सारे डोजेस लगवाए हैं। 3 मेरे वैक्सीन्स लगे थे हेपेटाइटिस बी के, और न्यूमोकोकल के भी 2 डोजेस लगे हैं, और एक है इन्फ्लुएंजा का, जो फ्लू वगैरह के लिए होता है। तो वो मैं हर साल लगवाता हूँ। तो वो मैं, उसकी टाइमिंग रहती है सितंबर-अक्टूबर में, मतलब जब भी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली रहती हैं,
तो उससे पहले ही मैं लगवा लेता हूँ। अब उसका इतना अच्छा बेनिफिट होता है। अभी जैसे इस बार मैंने सितंबर में ही लगवाया था और अभी तक ना मुझे सर्दी हुआ ना जुकाम हुआ। और सर्दी जुकाम वैसे होती तो छोटी बीमारी है, लेकिन एक बार हो जाता है ना तो फिर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान, मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ सर्दी जुकाम से कि पूछो मत। लेकिन अभी जब से मैं ये इन्फ्लुएंजा वाली वैक्सीन लगवाने लगा, ना मुझे सर्दी होती है ना जुकाम, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी मतलब राहत है मेरे लिए। अगर काश मुझे ये पहले भी पता होता ना, जब मुझे किडनी की बीमारी नहीं थी, मतलब ये मेरे बचपन से था मेरे साथ, तो मैं तो पहले ही लगवाता। तो ये वैक्सीन आप लगवाइए, इसके लिए आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जब भी वो बोलते हैं आप अपनी सारी वैक्सीन्स के डोजेज़ लगवाइए, उस उनको मिस नहीं करना है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, किडनी फ्रेंडली लाइफ़स्टाइल। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होती है किडनी फ्रेंडली लाइफ़स्टाइल मतलब ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए? पहला, एक्टिव रहना है, थोड़ा-सा योगा वगैरह करो, एक्सरसाइज़, जिम वगैरह भी जाओ, कार्डियो वगैरह कर सकते हो। अब मैं पहले करता था, अभी जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। तो थोड़ा एक्टिव रहना है, वॉक वगैरह करो, कार्डियो करो, योगा वगैरह जो भी आप कर सकते हो, एक्टिव रहो। दूसरा, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी तो दबा के पियो, जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। मतलब पानी और बाथरूम में आना-जाना लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट ये है, जब भी आप कहीं ऐसे जा रहे हो पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे आप अपनी मास्क पहन के जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी के पास क्या इन्फेक्शन हो क्या नहीं, तो इनसे बचने के लिए आप मास्क लगा लो। मैं जैसे जाता हूँ, मैंने अब गाड़ी में भी रखा हुआ है अपना मास्क, यहाँ भी तो अब कहीं इधर-उधर जा रहा हूँ तो नहीं लेकिन अगर जैसे पब्लिक प्लेस पे जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं वहाँ पे मास्क लगा लेता हूँ। और चौथा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किडनी पेशेंट्स के लिए, डाइट। अब होता क्या है कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए वो, और ये क्वेश्चन भी मेरे मुझे बहुत आता है, भैया मैंने सर्जरी करा ली, अब बताइए मैं क्या खाऊँ, क्या नहीं खाऊँ? भाई आप सब कुछ खा सकते हो। आप में और नॉर्मल इंसान में कोई डिफरेंस नहीं है। बस करना क्या है, आपको हाइजीन खाना खाना है और ताज़ा खाना खाना है। अब होता क्या है कि अब ये ऐसा नहीं कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट की कोई ऐसा करना चाहिए, ये तो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है कि भाई ताज़ा खाना खाओ, साफ-सुथरा खाना खाओ। लेकिन हमारे लिए स्पेशली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक है और हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खाना ताज़ा खाएँ और साफ-सुथरा खाएँ। अनकुक्ड खाना ना खाएँ, जैसे सैलेड वगैरह ये सब अवॉइड करें, जहाँ से भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। फल में क्या नहीं खा सकते? अनार नहीं खाना है, ग्रेप फ्रूट्स वगैरह नहीं खाना है, संतरा, जो भी ये जो इम्यूनिटी रिलेटेड फ्रूट होते हैं ना, जो हमारी इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन से इंटरैक्ट करें, ऐसी फल नहीं खाने। अब उसमें अनार हो गया, आपका संतरा हो गया, मेबी अंगूर भी है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार चेक कर लेना। ऐसे फल हमें नहीं खाने, जिनको खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो ऐसे फ्रूट्स मैं अवॉइड करता हूँ। मैं नहीं खाता बल्कि, जैसे एप्पल खा लिया, बनाना खा लिया, बाकी आप सब कुछ खा पी सकते हो। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अब ये नहीं खा सकते या नहीं खा सकते, सब कुछ खा सकते हो। जैसे आम इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है, वैसे ही जीना है। बस ये 2-4 पॉइंट हमें हमेशा याद रखें। अब आते हैं हम अपने 5वें पॉइंट पे। लोग पूछते हैं क्या भैया हम लोग ट्रिप कर सकते हैं? हॉलिडे पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। मैं जाता हूँ और उसके लिए 2-3 चीज़ें बस केयर करनी है। अपनी मेडिसिन्स जो है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा कैरी करना है, मेबी अगर कुछ ज़्यादा टाइम रुकना अगर पड़ गया, और टाइमली मेडिसिन लेनी है, वहाँ भी मिस नहीं करना है। और क्राउडेड प्लेसेस पे है, जैसे ट्रेन हो गया या फिर एयरपोर्ट, कहीं से कैसे भी जा रहे हैं, तो मास्क लगा के रखना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ड्यूरिंग ट्रिप। कि अब बॉडी ना हमें बताती है, अपनी बॉडी को सुनना है। अगर हमें लग रहा है कि हम थक रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवरडू हो गया, तो फिर हमें रेस्ट करना है। और की पॉइंट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, मास्क लगा के रखिए अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे आप जा रहे हैं, जिस जगह पे हैं, और अपनी दवा को आपका स्टॉक थोड़ा ज़्यादा कैरी करिए। और ना, जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है उसका एक पीडीएफ बना के भी अपने साथ रखिए, एक सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि कुछ अगर हो गया तो आप वहाँ पे दिखा पाओ। बाकी आप घूमो टहलो, बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना खाओ, अच्छा रेस्टोरेंट देख लो यार, कोई अगर अच्छा, जहाँ पे भी आप जा रहे हो। और अगर देखो, अगर वो वहाँ पे कुछ तंदूर का खाना है और आप खा सकते हो तो वो प्रेफ़र करो, बाकी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, आपको ना डिहाइड्रेट नहीं होना है, बाकी आप एन्जॉय। अब हम आते हैं अपने छठे पॉइंट पे, अवॉइड रिस्की हैबिट्स।
अब रिस्की हैबिट्स क्या हो सकती हैं? अब जैसे आदमी स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कंज़्यूम कर रहा है या फिर कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स हो गए जैसे गांजा, अफ़ीम, चरस अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो भाई इसको छोड़ो। ये सब चीज़ें क्या होती है कि आपकी बीपी को बढ़ा देती हैं और अगर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपका बीपी बढ़ रहा है, तो फिर ये इम्पैक्ट करेगा आपकी नई किडनी को भी। तो स्मोकिंग के लिए बिग नो, अल्कोहल के लिए कुछ लोग बोलते हैं जो मैंने कुछ स्टडी पेपर पढ़े हैं कि अलाउड है कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में। लेकिन क्यों ही करना है यार? आपकी नई ज़िंदगी मिली है, आपका एक आपकी लाइफ़ का ये 2.0 दूसरा वर्ज़न है। तो इसमें सही से लाइफ़ जियो, अगर ऐसी कोई गंदी आदत है, तो आप इसको अवॉइड करो और इसको स्ट्रिक्टली मना, ख़ास करके अगर आप ड्रग्स और ये सब ले रहे हो और स्मोकिंग वगैरह, तो इन सबको तो कंप्लीटली नो है कैपिटल लेटर में। आपको ये नहीं करना है। मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अब आप जानबूझ के ही अपनी लाइफ़ कम कर रहे हो। अब हम आते हैं 7वें पॉइंट पे। 7वां पॉइंट ये है कि हमें ना विजिलेंट होना है जो रिजेक्शन के साइन होते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है, जो जैसे ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपकी बॉडी में लग रहा है कहीं पे स्वेलिंग आ रही है या फिर फ़ीवर हो रहा है, और यूरिन के आउटपुट में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ फ़ोमी हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो झाग जैसा बन रहा है ज़्यादा, तो आप तुरंत रिपोर्ट करा के डॉक्टर से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। तो ये सब कुछ ऐसे साइन्स हैं, अगर कुछ भी फ़ील हो रहा है आपको अनयूजुअल, फ्लू के भी सिम्पटम अगर बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो फिर इमीडिएटली डॉक्टर से अपने कॉन्टैक्ट करें। और लास्ट पॉइंट है कि कुछ ना बीमारियाँ जो कॉमन डिसीज़ होती है, जैसे सर्दी, जुकाम, फ़ीवर, खाँसी, ये सब होती है, तो इसकी ना एसओएस मेडिसिन की लिस्ट आप अपने डॉक्टर से ले लो। वैसे मैंने अपने डॉक्टर से ली है, तो मैं अभी डाल दूँगा वीडियो में कहीं पे। तो लेकिन आपको मैं एडवाइस करूँगा अपने डॉक्टर से बात करके, ये जो कॉमन डिसीज़ हैं, इनकी तो आप मेडिसिन की लिस्ट ले लो। ऐसे नहीं कि काउंटर से जाके कुछ भी ले लिया। कोई भी मेडिसिन आपको किसी के भी कहने से नहीं लेनी है, आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही मेडिसिन लेनी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार आप कितना रीच करोगे, तो एक आप एसओएस मेडिसिन्स की आप लिस्ट ले लो कि अगर कुछ ऐसी बीमारी होती है, तो इमीडिएटली आप ये मेडिसिन्स ले पाओ। मोस्टली वैसे डॉक्टर प्रोवाइड कर देते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने नहीं किया तो आप उनसे बात करके ले लो। वैसे मैं भी इस वीडियो में कहीं पे डाल दूँगा। तो दोस्तों ये थे सारे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए और ये सारे की एरियाज़ हमें फॉलो करना चाहिए आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी, लॉन्ग टर्म में अगर हमें अच्छे से रहना है तो। मुझे नहीं लगता दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट में और नॉर्मल इंसान में कोई भी डिफ़रेंस है, एक्सेप्ट कि हम वो मेडिसिन्स उसे नहीं लेनी है, हमें लेनी है। बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो सारे पॉइंट्स मैंने बता ही दिए। और ये फॉलो करो और ये जो नई ज़िंदगी मिली है इसको एंजॉय करो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ, मैंने ये डेटा देखा है यार, आप लोग वीडियोज़ तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरा भी मन करे कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, प्रोटेक्ट योर किडनी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।